स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बढ़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश लाया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, हम मानव शरीर के अंदर यानी हम अपने शरीर की ही बात कर रहे थे और हमने हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अलग अलग तंत्रों का कार्य अलग अलग था। सबसे पहले हमने मानव के अंदर होने वाले पाचन क्रिया को समझा, यानी उसमें काम आने वाला जो एक तंत्र था पाचन तंत्र, जिसका मुख्य अंग आहार नाल को माना गया था, वो हमने देखा। दूसरा हमने श्वसन तंत्र देखा कि हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु गैस O2 किस तरीके से पहुंचती है, प्रत्येक कोशिका को किस तरीके से ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसके बाद हमने तीसरा जो तंत्र था रक्त परिसंचरण तंत्र, वो हम पढ़ रहे थे। और इस रक्त परिसंचरण तंत्र में मैंने रक्त की जो सामान्य जानकारियां थी वो आपके सामने रखी थी। आज के इस वीडियो में हम रक्त परिसंचरण के लिए काम आने वाला हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है, उस अंग के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सावधानी से इसको सुने ताकि आप इस टॉपिक को भूल ना पाए। मैं बात करता हूं रक्त परिसंचरण की, तो इसका मुख्य अंग किसको माना गया है? हृदय को माना। और हृदय बहुत ही नाजुक संरचना है, बहुत ही ऐसी संरचना हम इसको मान सकते हैं कि अगर शरीर में हृदय नहीं होता तो लगभग आप मान लो कि शरीर किसी काम का नहीं था। हमारे शरीर की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में एकमात्र रक्त एक ऐसा साधन है या ऐसा मार्ग है जिससे होकर कोई भी दवा, कोई भी पोषक पदार्थ या कोई भी मटेरियल प्रत्येक कोशिका तक आसानी से पहुंच सकता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हृदय तो ऊपर ही रह गया, वक्ष भाग के अंदर हमारा ये जो सामने सीने या छाती वाला भाग जो होता है उसके अंदर हृदय जो है वो थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा है, उसके अंदर फेफड़े हैं और फेफड़ों के बाईं तरफ थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि हमारी बॉडी के बाईं तरफ हार्ट माना जाता है। तो बाईं तरफ वाले भाग के अंदर हृदय एक सेफ जोन के अंदर है और वो हृदय बहुत ही कोमल संरचना हम इसको कह सकते हैं। उस हृदय के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये हृदय ही रक्त को पूरे शरीर में पंपित करता है। तो प्रश्न ये है कि हृदय के अंदर ऐसा क्या है? क्या हृदय में कोई ऐसी मशीन या कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि बटन दबाओ और पूरे के पूरे शरीर के अंदर हृदय में जो रक्त था वो रक्त हृदय से निकले और पूरे शरीर में पंपित हो जाए? तो विद्यार्थियों, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर में जो हृदय है उस हृदय की जो संरचना है वो पेशीय है, यानी हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, मांसपेशियों से निर्मित होता है। तो उसके जो चैम्बर होते हैं हृदय के, जो वेश्म होते हैं, उनकी भित्तियों के अंदर होने वाले संकुचन से ही रक्त के अंदर दाब उत्पन्न होता है और उस दाब से ही नलिकाओं में रक्त दाब के साथ आगे से आगे प्रवाहित होता रहता है। ये जो प्रोसेस है ये हम अभी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस हृदय की संरचना। अगर मैं बेसिकली एक हृदय की सामान्य संरचना की अगर बात करूं तो हम हृदय को इस संरचना से आसानी से समझ सकते हैं। एक हृदय की संरचना के अंदर आपको निम्न प्रकार भाग दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं अभी हम इनकी चर्चा करेंगे। हृदय के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो सामान्य जानकारी में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। सामान्य जानकारी में दो तीन चीजें कौन सी? जैसे सबसे फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि रक्त का परिसंचरण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। ये आपके सामने मैंने एक हृदय की सामान्य जो संरचना होती है वो बना। अब मैं इनके थोड़े से नाम लिख देता हूं। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप बताइए मेरा दायां भाग कौन सा है? मेरा दायां भाग ये राइट साइड ये हो गई, लेफ्ट साइड ये हो गई। इसकी राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो ये हो गई
और ये कौन सा हो गया, बायां। ये दायां है तो ये भी दायां है, ये भी दायां, ये सॉरी बायां। ऊपर वाले जो दो चैम्बर हैं, इन चैम्बरों को कहा जाता है आलिंग। क्या कहा गया, आलिंग कहा गया। और नीचे वालों को क्या कहा गया, नीलय। क्या कह दिया गया, नीलय कह दिया गया। यानी सबसे पहले तो मैं यहां इसकी बेसिक सी जानकारी जो है उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। मानव हृदय कितने वेशमीय, कितने वेशमीय, या मैं कह सकता हूं कितने खंडीय होता है। यहां आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 वेशमीय या खंडीय। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मानव हृदय में 4 वेश्म या खंड कौन से होते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे, 2 तो है आलिंग और 2 क्या है, नीलय। 2 तो क्या है हमारे पास, आलिंग है, और 2 क्या है, नीलय है। टोटल खंड है 4 और 2 आलिंग है, 2 नीलय है। 2 आलिंग ऊपर वाले हैं और नीलय इन दोनों के नीचे वाले, ये नीलय हो गए। इसके बाद संरचना में देखो, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है फुफ्फुसीय शिरा। इसको क्या नाम दिया गया है, फुफ्फुसीय शिरा नाम दिया गया। इनकी मैं बात करता हूं, ये है कपाट, या जिनको वाल्व भी कहा जाता है। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यानी द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट कहलाते हैं। नीचे की साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पृष्ठ महाधमनी, और इस साइड में जो राइट साइड में नली होती है, इसको कहा गया है महाशिरा। अब यहां पर इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा अंतर भी क्रिएट कर देता हूं। ये जो भित्ति है, इस भित्ति में आलिंग और नीलय की भित्ति, दोनों की भित्ति की दीवार जो है, इसमें अंतर होता है। अंतर क्या होता है, वो अंतर ये होता है कि आलिंग की जो भित्ति है वो नीलय की भित्ति की तुलना में थोड़ी पतली होती है। यानी सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नीलय की भित्ति जो है वो थोड़ी मोटी होती है। नीलय की भित्ति क्या होती है, मोटी। आप इस डायग्राम के अंदर भी इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने नीलय की भित्ति को यहाँ थोड़ा सा क्या कर दिया है, मोटा बना दिया। ये मोटी बन गई। अब ये नीलय की भित्ति मोटी क्यों होती है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें अभी आगे मिलेगा। ये तो बात हो गई एक हृदय की संरचना की, या इनको अगर मैं नाम दूं तो इनको हम नाम दे सकते हैं रक्त नलिकाएं। ये क्या है, रक्त नलिकाएं। 4 ये पार्ट हो गए आपके, 2 आलिंग हो गए, 2 नीलय हो गए। इसके अलावा यहाँ पर पुर्किंजे तंतु भी पाए जाते हैं, जो सूचना संवेदनाएं उत्पन्न करने का काम करेंगे। और यहां पर 2 नोड होती है, इसको कहते हैं एसए नोड और इसको कहते हैं एबी नोड। ये 2 नोड है। एक प्रारूपिक संरचना की अगर अपन बात करें तो एक प्रारूपिक संरचना में ये चीजें पाई जाती है। हृदय की संरचना, पुर्किंजे तंतु, ये विद्यार्थियों हो गई एक हार्ट की संरचना। इससे पहले का जो वीडियो था, उस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको यहाँ आज सुनने को मिलेंगी,
जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि कुछ नलिकाएं हैं जो रक्त लाने और ले जाने का काम करती है। उन नलिकाओं में सबसे पहले तो आता है धमनी। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक नलिका तो होगी धमनी, एक नलिका थी शिरा, एक नलिका थी फुफ्फुसीय धमनी और एक नलिका है फुफ्फुसीय शिरा। यहां इन नलिकाओं में रक्त कौन सा होता है ये आपको याद रखना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था धमनी की जहां भी बात आती है वहां पर रक्त होगा O2 युक्त रक्त, शिरा की जहां बात आती है वहां होगा CO2 युक्त रक्त और फुफ्फुसीय धमनी की जहां बात आती है वहां होगा CO2 युक्त रक्त और फुफ्फुसीय शिरा की जहां बात आती है वहां होगा O2 युक्त रक्त। अब विद्यार्थियों देखो, हम ये कहते हैं कि धमनी में हमेशा, धमनी का काम क्या है, धमनी के अंदर हमेशा अगर बहने वाले रक्त की बात करें तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ धमनी में अंदर शुद्ध रक्त है तो शिरा में कौन सा हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। अब आप यहाँ दो वर्ड काम में ले लो, एक तो शुद्ध एक अशुद्ध। तो इस शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या लिया जाए, हम शुद्ध किसको कहें, अशुद्ध किसको कहें। क्या हम शुद्ध उसको कह सकते हैं जिसमें काजू किशमिश बादाम घुली हुई हो, वो तो एकदम प्योर है क्योंकि इसमें महंगी महंगी चीजें हैं। और क्या हम अशुद्ध उसको कहें जिसमें मिट्टी पत्थर पत्ते या अन्य जो अपशिष्ट है वो घुला हुआ हो, उसको हम अशुद्ध कह दें क्योंकि मिलावट जो होती है उस अशुद्धि का ही कारण माना जाता है मिलावट को। तो क्या रक्त के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम है, क्या रक्त के अंदर ऐसी चीजें मिली हुई होती है। तो विद्यार्थियों ऐसा कुछ नहीं होता रक्त के अंदर। शुद्ध और अशुद्ध की जहां भी बात आती है वहां आपको एकदम क्लियर रहना है कि शुद्ध रक्त का सीधा सा मतलब यह है कि उस रक्त के अंदर कौन सी गैस घुली हुई है, ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, यानी O2 घुली हुई है। इसका मतलब O2 युक्त रक्त को मैं क्या कह सकता हूं, शुद्ध रक्त कह सकता हूं। तो CO2 युक्त रुधिर क्या हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। सीधी सी बात, CO2 युक्त जो रुधिर है वो क्या हो गया, अशुद्ध रुधिर हो गया। अब यहां आप आसानी से समझ जाएंगे कि धमनी के अंदर कौन सा रुधिर है, O2 युक्त है यानी कि शुद्ध है, तो ये प्रत्येक कोशिका तक रक्त को ले जाएगी। फुफ्फुसीय धमनी की अगर बात की जाए तो ये CO2 युक्त रुधिर रखती है, तो ये रक्त को लाने का काम करेगी क्योंकि अशुद्ध रुधिर कोशिकाओं तक नहीं जाएगा। कोशिकाओं में पाचन की क्रिया के दौरान जो CO2 गैस थी कोशिकाओं के अंदर, वो विसरण की क्रिया द्वारा किसमें आ जाएगी, रक्त के अंदर आ जाएगी। फुफ्फुसीय शिरा की बात करें तो O2 युक्त रक्त होता है और डायग्राम में आपने देखा यहाँ फुफ्फुसीय शिरा है, इसका मतलब इन नलिकाओं से आने वाला इस बाएं आलिंद में जो रक्त होगा वो रक्त कैसा होगा, शुद्ध। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बाएं भाग में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाएं भाग। हृदय के बाएं भाग में हमेशा कौन सा रुधिर होगा, शुद्ध रुधिर होगा। एक क्वेश्चन और यहां पे आपको बता दूं, मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है, कैसा है, मायोजेनिक। हृदय मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक दो टाइप के हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मेंशन करेंगे, याद रखेंगे। मनुष्य का हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में जो हृदय है वो कैसा है, न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है या दोनों है। तो मायोजेनिक हृदय होता है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि इस हृदय की कार्य प्रणाली, ये हृदय कैसे कार्य करता है। यहां हम देखें कि ये जो नलिकाएं हैं, ये रक्त नलिकाएं कोशिकाओं के पास से होकर आ रही है। यानी मैं सीधी सी बात कहूं कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर रक्त नलिकाओं का जाल फैला हुआ है।
आप अपने शरीर को कहीं से भी कट करके देख लीजिए, वहां से आपके शरीर में खून जरूर निकलेगा। वो खून इसीलिए निकला क्योंकि उस भाग से रक्त नलिकाएं गुजर रही है और आपने जो कट लगाया वो कट रक्त नलिकाओं को लग गया और रक्त नलिका वहां से क्या हो गई, टूट गई। तो नलिका अगर टूट गई तो रक्त बाहर आने लग जाएगा। तो आप अपने शरीर पे कहीं भी कट मारोगे तो रक्त वहां से निकलता है। इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्त नलिकाओं का क्या है, जाल है। इसका मतलब रक्त नलिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई है, यानी प्रत्येक कोशिका तक रक्त नलिकाएं जा रही है। तो उस रक्त नलिका में कोशिकाओं के पास से जो रक्त नलिकाएं आ रही है उसमें रक्त कैसा है, CO2 युक्त। क्योंकि आपने श्वसन वाला जो टॉपिक है, श्वसन वाली जो वीडियो है रेस्पिरेशन की, वो आपने देखी तो उसमें आपने ये देखा होगा कि फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं थी उस कुपिका में ऑक्सीजन थी और उस कुपिका के बाहर की तरफ कौन सी नलिकाएं थी, रक्त नलिकाएं थी। अब फेफड़े तो हमारे यहाँ रह गए सीने वाले भाग में, अब उस कुपिका से वो ऑक्सीजन अगर रक्त में जाएगी तभी तो वो पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंच पाएगी। तो वहां पर वो रक्त के अंदर कैसे गई थी, वहां पर एक क्रिया हुई थी, विसरण की क्रिया। देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कुपिका के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो रक्त में कैसे आती है और एक कोशिका के पास जो CO2 गैस थी वो वापस रक्त में कैसे आती है। वहां पर एक क्रिया कॉमन होती है और उस क्रिया को कहते हैं विसरण की विधि। और विसरण के अंदर होता क्या है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी अणु या आयन का गमन होता है, वो अधिक से कम की ओर अपने आप गमन करने लग जाता है। तो कोशिकाओं से आने वाली इस नलिका के अंदर जो रक्त है वो कैसा है, CO2 युक्त है। और ये CO2 युक्त रक्त कहाँ आ गया, ये आ गया आपके हृदय के दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद के अंदर रक्त आ चुका है तो आलिंद क्या होगा, एक कोष्ठ, एक वेशमीय संरचना है, खंडीय संरचना है। तो पहले आपका ये दायां आलिंद रहेगा, रक्त आया दाएं आलिंद में। अब इस दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में आप यहां देख सकते हैं कपाट है, कपाट यानी कि जिसको हम कह रहे हैं वाल्व। ये वाल्व जो है वो एक दिशीय होता है। सबसे विशेष बात ये, कपाट एक दिशीय होते हैं। हृदय के अंदर जो होते हैं वो कपाट कैसे है, एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब मेरा यहाँ ये है कि ये कपाट सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में खुलते हैं, यानी नीचे की तरफ ही खुलेंगे। अब इन पे प्रेशर कितना भी आ जाए ये वापस ऊपर की तरफ नहीं खुलते। तो जो रक्त आलिंद के अंदर एकत्रित हुआ ये कपाट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और ये कपाट नीचे की तरफ खुल जाएगा और रक्त कहाँ आ जाएगा, इस दाएं निलय में आ जाएगा। अब आलिंद का रक्त जब निलय में आएगा तो निलय भरेगा। अब निलय जैसे ही भरा, निलय भरते ही निलय की पेशियों में या निलय की भित्तियों में दाब उत्पन्न होगा और वो रक्त सारा का सारा इस शिरा से निकलेगा और कहा जाएगा, यहां से निकलने वाला रक्त कैसा है, CO2 युक्त है। तो ये रक्त शुद्ध होने के लिए जाएगा जहां पर इसका प्योरिफिकेशन हो सके या जहां पर ये रक्त शुद्ध हो सके। तो शुद्ध होने के लिए कहा जाएगा फेफड़ों के पास जाएगा। तो यहां से ये रक्त निकलकर नलिकाओं के माध्यम से सीधा कहां चला जाता है, फेफड़ों के पास चला जाता है। अब फेफड़ों के पास क्या हुआ, फेफड़ों में जाकर यहां से रक्त जो गया उसके पास क्या थी, CO2, और फेफड़ों की जो कुपिका है उनके पास क्या है, O2। वहां पर दोनों गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान। CO2 तो चली जाएगी कहां, कुपिका में, और जो O2 है वो आ जाएगी कहां, विसरण विधि द्वारा आपकी रक्त नलिका में आ जाएगी। अब फेफड़ों से जो नलिकाएं आएंगी वो नलिकाएं ये आ गई, फुफ्फुसीय शिरा। ये फुफ्फुसीय शिरा कौन से रुधिर युक्त है, O2 युक्त। कैसी है, O2 युक्त। O2 युक्त रक्त इसके अंदर पाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें शुद्ध रक्त है। तो फेफड़ों से आने वाला जो रक्त है वो भी क्या है, शुद्ध तो है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर CO2 तो रह गई, O2 कहाँ आ गई, रक्त में। और वो रक्त लेकर कौन आई, ये फुफ्फुसीय शिराएं लेके आई और रक्त को कहाँ डाल दिया, बाएं आलिंद में। कौन सा रक्त आया, O2 युक्त आ गया। O2 युक्त रक्त आपके बाएं आलिंद में आ गया। तो यहाँ ये प्रश्न क्लियर हो चुका है, हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर होता है, बाएं भाग में शुद्ध रुधिर होता है। क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया होगा।
फेफड़ों से आने वाली जो नलिकाएं हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर ही आती हैं और बाएं आलिंद के अंदर लाकर डाल देती हैं। अब दोबारा वही प्रोसेस, पहले आलिंद भरेगा, आलिंद भरने के बाद इस बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में ये जो कपाट है, ये कपाट नीचे की तरफ खुलेगा और नीचे की तरफ खुलने के दौरान रक्त किसमें आ जाएगा, इस बाएं आलिंद। कौन सा रक्त आया, O2 युक्त रक्त आया, यानी शुद्ध रक्त है। अब इस निलय के अंदर जैसे ही ये निलय भर जाएगा तो इसकी भित्ति के अंदर क्या होगा, संकुचन, और संकुचन होते ही यहां से वो रक्त निकलेगा, इस पृष्ठ महाधमनी से पंपित हो जाएगा पूरे शरीर में। कहां पंपित हो गया, पूरे शरीर में पंपित हो गया। कौन सा रक्त पंपित हुआ, O2 युक्त। इसका मतलब शुद्ध रुधिर यहां से निकला, इस पृष्ठ महाधमनी से जो छोटी छोटी धमनियां और निकलेंगी, उन धमनियों के माध्यम से वो रक्त पूरे शरीर के अंदर पंपित हो जाएगा और प्रत्येक कोशिका को रक्त मिल जाएगा। रक्त वहां से गुजरेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका को क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी, ऑक्सीजन उनको मिल जाएगी। प्रत्येक कोशिका को चाहिए भी क्या, ऑक्सीजन चाहिए थी, यहां से ऑक्सीजन मिल गई उनको। यहां पर ये तो है एक प्रोसेस आपको मैंने बताई कि हृदय में रक्त आता किधर से है, कैसे आता है, कौन से टाइप का रक्त आता है और किस प्रकार वो पूरे शरीर के अंदर पंपित किया जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं बार बार कह रहा था कि जैसे आलिंद में संकुचन हुआ, फिर निलय में संकुचन हुआ, तो ये जो संकुचन कराने का कार्य है ये आलिंद और निलय की पेशियों का काम है। दूसरी एक चीज मैंने शुरुआत में आपको ये बताया कि निलय की जो दीवार है या जो भित्ति है ये मोटी है, किसकी तुलना में, आलिंद की तुलना में। तो इसका मोटी होने का कारण क्या है, इसका मोटी होने का कारण है क्योंकि यहाँ प्रश्न है अपना, निलय की भित्ति मोटी होती है। कारण क्या है, क्योंकि निलय द्वारा, इसके द्वारा, निलय द्वारा पूरे शरीर में रक्त, निलय द्वारा पूरे शरीर में रक्त पंपित किया जाता है। अब निलय के द्वारा अगर पूरे शरीर में रक्त पंपित किया जा रहा है, इसका मतलब कोई मोटर या मशीन जैसा सिस्टम हमारे हृदय के अंदर नहीं है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम सिर्फ इतना सा है कि निलय की भित्ति में जो दाब उत्पन्न होगा, उस उच्च दाब के कारण ही निलय के द्वारा निकलने वाला रक्त उस धमनी में या पृष्ठ महाधमनी में उसी उच्च दाब के साथ प्रवहित होगा आगे, या उसी उच्च दाब के साथ आगे गमन करेगा और उसी दाब के साथ वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इस निलय से जब रक्त इस महाधमनी में आता है तो यहाँ पर उच्च दाब की आवश्यकता पड़ती है और उस उच्च दाब के लिए, उच्च दाब के लिए ये भित्तियां जिम्मेदार होती है, क्योंकि जितना ज्यादा दाब के साथ यहाँ रक्त नलिका के अंदर जाएगा उतना ही आगे तक रक्त जा सकता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए हृदय तो आपका रह गया यहीं पे, यानी वक्ष भाग के अंदर ही आपका हृदय रह गया और पूरी बॉडी यानी पैर तक वो रक्त कैसे जाए, या फिर आप ये मान लो कि पैर से वो घूम के वापस सिर तक कैसे आए, या नलिका तो पूरे शरीर में है तो पूरे शरीर में वो कैसे जाए। कोई मशीन या मोटर वाला सिस्टम है नहीं, तो सिर्फ जो प्रेशर बनता है, जो दाब बनता है, उसी दाब के साथ रक्त नलिकाओं में बहता है और उस रक्त नलिका में बहने वाले रक्त के द्वारा लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। आपने ये पढ़ा होगा कि रक्त दाब कितना होता है। रक्त दाब की अगर बात की जाए तो नॉर्मल 120 से 80 mmHg होता है। बीपी, रक्तदाब को हम कहते हैं बीपी। देखो कुछ चीजें हैं जो आप इंग्लिश में बहुत जल्दी पकड़ कर लेते हो, तो बीपी आप नाम सुनते ही याद आ जाता है, रक्तदाब थोड़ा सा पता लगता है कि रक्तदाब है क्या। ब्लड प्रेशर ही है रक्तदाब, यानी बीपी को ही रक्तदाब कहते हैं। सामान्य होना चाहिए 120 से 80 mmHg, ये सामान्य अवस्था है। अगर इससे कम या ज्यादा ये होती है तो
दो प्रकार की हो सकती है, बीपी यानी रक्तदाब, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब। लो प्रेशर भी हो सकता है ब्लड का और हाई प्रेशर भी हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन क्या है, खतरनाक है मनुष्य के लिए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे फिर। तो इस प्रकार तो हृदय में रक्त कितनी बार आया, एक बार तो देखो आलिंद के अंदर आया CO2 युक्त, और दूसरी बार फेफड़ों से आया O2 युक्त। हृदय में रक्त कितनी बार आया, 2 बार। तो मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण होता है कितनी, उसको क्या कहते हैं, इकहरा या दोहरा, दोहरा कहते हैं, क्योंकि हृदय में रक्त कितनी बार आया, 2 बार। ये तो बात हुई हृदय की। इसके बाद थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ यहाँ इस ऐसे नोट की। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ। हृदय का हृदय, हृदय का हृदय या मस्तिष्क, हृदय का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है ऐसे नोड। ये आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो विद्यार्थियों, ये हार्ट की संरचना, हृदय की संरचना जो थी वो मैंने आपको बता दी। ये हार्ट की संरचना आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर में पाए जाने वाले हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप चित्र ये बनाएं, और चित्र बनाने के दौरान इसमें ये जो भाग हैं उन भागों का आपको वर्णन करना है। कपाट, आलिंद निलय, आलिंद की भित्ति, निलय की भित्ति, ऐसे नोड, पुरकिंजे तंतु, फुफ्फुसीय शिरा और ये वाल्व, इन सब की आपको चर्चा करनी है और हृदय की संरचना के बारे में बताना। तो विद्यार्थी, ये था अपना आज का टॉपिक, रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय की संरचना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि मानव के शरीर के अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है उसको दोहरा क्यों कहते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्यों होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र हम इसको क्यों कहते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।